हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आस्था नवलानी और ये हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पार्ट 6 है, जिसमें हम ईसोफेगस और वेरियस अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से एक ईसोफेगस है। इससे पहले वाली स्लाइड्स में हमने पढ़ा था अबाउट माउथ से रिलेटेड जितनी भी डाइजेशन है, और हमने ये भी पढ़ा था कि एंजाइम्स का आखिरकार क्या रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो अगर आपने ये वाली वीडियो देखने से पहले आप उस वाली वीडियो को एक बार कंसीडर करिएगा। मैं उसकी लिंक ऊपर और नीचे दोनों तरफ अटैच कर दूंगी, सो प्लीज गो वॉच एंड सी दैट वीडियो। ओके, देन बाय दिस वील मूव टू ईसोफेगस। आखिरकार ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस एक ऐसा ऑर्गन है या ऐसा एक पार्ट है जो हमारे बॉडी में या हमारे स्टमक और माउथ को कनेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद हम इसे फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ये फूड पाइप भी कहलाया जाता है क्योंकि ये फूड को फ्रॉम माउथ ट्रेवल करने में हेल्प करता है टू द स्टमक। अब कोई भी बाइट फूड की अगर हमने इनटेक करी है तो उसे स्वेलो करने में जो एक ऑर्गन जरूरी होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं माउथ से फूड को स्वेलो कर रही हूँ, तो वो सबसे पहले कौन से ऑर्गन में जाएगा? इट विल गो इनटू ईसोफेगस और द फूड पाइप। ईसोफेगस एक ऐसी मस्कुलर ट्यूब है, मसल से बनी हुई ट्यूब है, जो माउथ और ईसोफेगस को या माउथ और स्टमक को आपस में कनेक्ट करती है, ताकि जो फूड माउथ में है वो फूड स्टमक तक प्रॉपरली पहुंच सके। फूड ईसोफेगस से मूव करता हुआ बाकी सारी डाइजेस्टिव ट्रैक से मसल कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू मूव करता है, और उन मसल कॉन्ट्रैक्शंस को हम कहते हैं पेरिस्टेल्सिस या पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। ईसोफेगस और हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में एक मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, और उसी की वजह से फूड नीचे की तरफ के ऑर्गन्स में आसानी से पुश हो पाता है, और उन मूवमेंट को हम पेरिस्टेल्सिस या पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट कहते हैं। इसी मूवमेंट की वजह से हमारे माउथ से फूड आसानी से स्टमक तक पहुंच पाता है। मसल्स जो होती हैं ईसोफेगस में, वो कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, पुश और पुल करती हैं, ताकि फूड जो है प्रॉपरली ईसोफेगस से होता हुआ आसानी से स्टमक में पहुंच जाए। आपको ये जान लेना चाहिए कि जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वो माउथ से स्टमक में जाता है। अब पार्शियली डाइजेस्टेड क्यों होता है? क्योंकि हमारा 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट पूरा का पूरा डाइजेस्ट, या 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाते हैं माउथ में ही, इसीलिए वो फूड पार्शियली डाइजेस्टेड कहलाया जाता है। अगर वो माउथ में डाइजेस्ट नहीं होता तो वो केवल अनडाइजेस्टेड कहलाया जाता, क्योंकि 30% कार्बोहाइड्रेट्स माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं, इसीलिए पार्शियली डाइजेस्टेड फूड ईसोफेगस के थ्रू होता हुआ स्टमक में चला जाता है। So this was a little bit brief introduction on esophagus. अब हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से आखिर पेरिस्टेल्सिस हो रही है। आप देख पा रहे हैं ये जो इमेज है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का रिलैक्सेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, अनडाइजेस्टेड फूड बॉलस है, वो नीचे की तरफ मूव कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टेल्सिस और पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। यही एक ऐसी मूवमेंट है जिसकी वजह से हम ये अश्योर करते हैं कि फूड आसानी से ईसोफेगस से स्टमक तक पहुंच जाएगा। अगर ये मूवमेंट नहीं होती तो फूड स्टमक तक पहुंचने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती। सो कुछ एक आपकी ईसोफेगस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक बोनी कैविटी भी प्रेजेंट होती है, ताकि हमारा ईसोफेगस अगर ज्यादा खाना चला जाए तो वो आसानी से उसको कोलैप्स होने से बचा ले। अगर ये बोनी कैविटी नहीं होती तो हमारा ईसोफेगस थोड़ा बहुत अफेक्ट होता, और उसमें इजीली हमारा जो फूड है वो अगर ज्यादा चला जाता तो बर्स्ट होने के भी चांसेस होते। ये एक प्रोटेक्टिव मेजर की तरह ये बोनी कैविटी हमारे फूड पाइप या ईसोफेगस के सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है। सो अब हम स्टमक के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। आज की इस वीडियो में हम केवल स्टमक का ही एंड करेंगे। सो स्टमक में क्या होता है? स्टमक में होते हैं पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। जब ईसोफेगस को लीव करता है तो वो सबसे पहले एंटर करता है इनटू द स्टमक। अब स्टमक कैसा ऑर्गन है? स्टमक एक लार्ज हॉलो ऑर्गन है, एक बड़ा सा खोखला ऑर्गन है। उसके अंदर कुछ होता नहीं है। खोखला इसीलिए क्योंकि जो आने वाला फूड है वो इसमें स्टोर होता है। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है, इसका फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना। ये बहुत देर तक खाने को, जब जितने 3 to 4 आवर्स हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में लगते हैं, तो वो ज्यादातर पार्ट स्टमक में ही प्ले करता है, वो स्टोरेज का काम करता है। जब हम मील्स खाते हैं तो उन मील्स में जो फूड स्टोर होता है वो स्टमक में ही होता है।
स्टमक एक बलून जैसा है कि वो स्ट्रेच करने पे भरता जाएगा, एक हॉलो ऑर्गन है। हम कहते हैं कि स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है, पर वो जे शेप जब तक ही रहता है जब तक उसमें किसी तरीके का कोई फूड नहीं है, और जैसे ही फूड उसमें भरने लगता है वो स्ट्रेच होने लगता है, उसका शेप बदलने लगता है। एक एडल्ट स्टमक का जो हम ये कह सकते हैं होल्ड होता है, दैट इज अबाउट 2 लीटर्स ऑफ फूड एंड लिक्विड। कंबाइन में फूड और लिक्विड एक अडल्ट ह्यूमन 2 लीटर्स तक अपने स्टमक में संभाल सकता है, कैरी कर सकता है, फिट इन कर सकता है। इससे ज्यादा होता है तो हमें कभी वॉमिटिंग आ जाती है, कभी हमें नॉसिया लाइक फीलिंग होती है, लूज मोशंस हो जाते हैं, तभी हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। सो अबाउट 30 ml छोटे बच्चे का, इन्फेंट का हम ये कह सकते हैं इट कैन होल्ड अप टू ओनली 30 ml ऑफ लिक्विड। तभी जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा बार बार दूध पीते हैं, इसीलिए क्योंकि उनके स्टमक में केवल 30 ml ही स्टोर हो पाता है, जिसकी वजह से उन्हें बार बार भूख लगती है और वो बार बार रोते हैं। स्टमक और भी बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन, जो ज्यादा बेसिक केमिकल डाइजेशन होता है वो स्टमक में ही टेक प्लेस करता है। जो वॉल्स होती हैं स्टमक की वो एक्सट्रीमली फोल्डेड होती हैं। अब क्यों होती हैं फोल्डेड? क्योंकि ये फोल्डेड वॉल्स जो होती हैं, जो फोल्ड्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं स्टमक को ज्यादा एक्सपेंड करने में और ज्यादा खाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कभी ज्यादा खाना खा लिया तो वो कहाँ जाएगा? मेरे को वॉमिटिंग के रूप में ना आए, हमारी बॉडी उसे नेचुरली फीडबैक करके अपने स्टमक में समा ले। इसीलिए वो फूड क्या करते, वो फोल्ड्स क्या करते हैं, वो स्टमक को एक्सपेंड करने में, थोड़ा सा जगह बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो है फूड का वो स्टोर हो सके स्टमक में ही, हमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी बॉडी रिवर्ट ना करे। और यही सेल्स जो हम फोल्ड के फॉर्म में हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, यही सेल हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन में। अब प्रोटीन किसकी वजह से ब्रेक डाउन हो रहा था? पेप्सिन और पापेन की वजह से। इससे पहले वाली स्लाइड्स में जब हम एंजाइम्स पढ़ रहे थे तो हमने जाना था कि यही वो चीजें होती हैं जो हेल्प करती हैं प्रोटीन्स के ब्रेक डाउन में। और वो एंजाइम कौन से होते हैं? वो एंजाइम्स होते हैं पापेन और पेप्सिन। और वही पेप्सिन इन्हीं फोल्ड्स, जो स्टमक में फोल्ड्स प्रेजेंट थे, उन्हीं से सिक्रीट होता है या प्रोड्यूस होता है। सो स्टमक के अंदर एक गैस्ट्रिक फ्लूइड या एसिडिक फ्लूइड होता है, जिसको हम कहते हैं एसिड गैस्ट्रिक जूस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। और ये एसिडिक नेचर का होता है, बेसिकली इसका पीएच एसिडिक होता है। गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक को भी एसिडिक बनाता है, उसी गैस्ट्रिक जूस की वजह से हमारा स्टमक एसिडिक होता है। अब ये एसिडिक क्या करता है? ये एसिड जो होता है स्टमक में, वो हेल्प करता है काफी सारी चीजों को ब्रेक डाउन करने में। वो प्लांट्स और एनिमल जो हम खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लैश खाते हैं या फिर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, उन सारी चीजों को एक साथ ब्रेक डाउन करने में, उनको तोड़ने में, उनको स्मॉल एब्जॉर्बेबल चीजों में बदलने के लिए वो हेल्प करता है एसिड। सो गैस्ट्रिक जूस में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, विच इज पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में पहले सिक्रीट होता है, जो कि एक इनएक्टिव स्टेट है। इनएक्टिव स्टेट में वो किसी भी तरीके का कोई प्रोटीन ब्रेकडाउन नहीं कर सकता, पर HCl की प्रेजेंस की वजह से पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदल जाता है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करने में हेल्प करता है। एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि पेप्सिनोजन के फॉर्म में कभी काम नहीं करेगा, उसे एक्टिवेट होने के लिए HCl की हमेशा जरूरत है। अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में नहीं बदलेगा और प्रोटीन ब्रेकडाउन नहीं होगा। वहीं पे पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है अमाइनो एसिड्स में। ये ध्यान देने वाली है बात है कि अमाइनो एसिड्स में प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है। फूड और गैस्ट्रिक जूस आपस में मिलके, जब फूड हमारा जो ईसोफेगस के थ्रू आ रहा है, मसल्स की वजह से, पेरिस्टाल्सिस की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मिक्स हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, पेरिस्टाल्सिस थ्रू आउट हमारे एलिमेंट्री कैनाल चलती रहती है। इसी वजह से जब हमारा फूड और गैस्ट्रिक जूस आपस में मिक्स हो जाएंगे तो वो एक थिन वाटरी लिक्विड बनाएंगे, जिस वाटरी लिक्विड को हम काइम कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जब फूड और गैस्ट्रिक जूसेस पेरिस्टाल्सिस की वजह से आपस में मिक्स हो जाएंगे तो वो एक थिन वाटरी लिक्विड बनाएंगे, जिसको हम काइम कहते हैं। अब आप देख पा रहे हैं स्टमक में पहले, सबसे पहले ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में खाना आया,
फिर स्टमक की मसल्स ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और फूड और गैस्ट्रिक जूस को आपस में मिलाया। तीसरा जो फोल्ड्स थे वो उन्होंने हेल्प किया फूड के प्रॉपर स्टोरेज में, एक्सपेंशन में, ताकि फूड उसमें एडजस्ट हो सके। वहीं पे फूड जब वहां पे डाइजेस्ट हो गया या फिर पार्शियली डाइजेस्ट हो गया तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है उसके एंड पार्ट से। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का इस वीडियो में हम एक स्मॉल ब्रीफ ले लेते हैं। सो केमिकल डाइजेशन जो माउथ में और स्टमक में इनिशिएट हुआ था वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ने लगा है। ज्यादातर केमिकल डाइजेशन जितना होता है, मैक्सिमम ऑफ द केमिकल डाइजेशन ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो हमारे स्टमक से कनेक्टेड होती है। ये केमिकल डाइजेशन में भी हेल्प करती है और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। ये दोनों काम स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाई जाती है क्योंकि उसका डायमीटर बहुत कम होता है। उसका डायमीटर इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर्स, इसीलिए वो अपने इस डायमीटर की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाई जाती है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल डायमीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ इज अबाउट 6.5 to 7 मीटर्स लॉन्ग। एक हेल्थी ह्यूमन अडल्ट में हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो होती है 6.5 से 7.5 या 7 मीटर्स लॉन्ग। तो आज के लिए हम इतना ही जानेंगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के और भी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो प्लीज हर वीडियो को एंड तक देखा करिए। ऑल्सो अपने क्लासमेट्स में, अपने सारे ग्रुप्स में, कोचिंग क्लास ग्रुप में इसे शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का फायदा उठा सके, समझ सके। ऑल्सो ये मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। श्योरली अगर आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।